अपने अरब पड़ोसियों की तरह इज़राइल प्राकृतिक संसाधनों से इतना भाग्यशाली नहीं था, बल्कि जब इज़राइल की स्थापना हुई तब वह बहुत गरीब देश था और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इज़राइली डेलीगेट्स साउथ अमेरिका गए ताकि वह उन्हें संतरा, केरोसिन स्टोव और नकली दांत बेचकर उनसे व्यापार कर सके। पर इन मीटिंग्स में इजरायली डेलीगेट्स का मजाक बनाया गया। लेकिन आज 70 साल बाद इजराइल ने टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की की कि आज वही इजराइल अमेरिका को अपने हाईटेक प्रोडक्ट्स और हथियार बेच रहा है। और दूसरी तरफ अरब देश आज भी तेल बेचकर पैसा कमा रहे हैं। सऊदी अरेबिया की लगभग 90% अर्थव्यवस्था आज भी तेल निर्यात पर टिकी है। अगर आप पैट्रियन के जरिए हमारी मदद करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सहायता से हम इसी तरह और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। हिमफैक्ट का इंग्लिश चैनल भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजरायली तरक्की का ज़्यादातर श्रेय जाता है इजराइल की हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम को, जिसने इजराइल की अर्थव्यवस्था और तकनीक को तेज़ी से बुलंदियों पर पहुंचाया। इजराइल अपनी जीडीपी का 7.3% यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करता है। इसी वजह से इजराइल के पास दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज मौजूद है। इजराइल की लिटरेसी रेट इस वक्त 98% और आबादी का कुल 96% के पास पोस्ट सेकेंडरी डिग्रीज है। इजराइल के पास इस वक्त कुल 12 नोबल लॉरिएट्स है, जिसमें से 10 ऐसे हैं जिन्होंने साइंस क्षेत्र में नोबल प्राइज़ जीता। और दूसरी तरफ अगर पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ को मिलाए तो सिर्फ 12 नोबल लॉरिएट्स मिलेंगे, और उनमें से सिर्फ 3 ने साइंस क्षेत्र में नोबल प्राइज़ जीता। एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से आज साइंस और टेक्नोलॉजी इजराइल में सबसे डेवलप्ड सेक्टर्स में से एक है। इजराइल में हर 10,000 एम्प्लॉयज़ के लिए 140 साइंटिस्ट और टेक्नीशियन मौजूद है, जो कि दुनिया में हाईएस्ट रेशियो में से एक है। यहाँ तक कि अमेरिका और जापान के साइंटिस्ट और टेक्नीशियन की रेशियो रेट भी इजराइल की तुलना में कम है। 2012 में इजराइल के हर 10 लाख आबादी में 8,337 फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स पाए गए, जो कि फिर अमेरिका और जापान की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। आज इसी की वजह से देश में हाईली एजुकेटेड और टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड वर्कफोर्स बनी, और उनका सीधा फ़ायदा आज इजरायली टेक इंडस्ट्रीज़ को हुआ, जिसकी वजह से आज अमेरिका के बाद इजराइल में सबसे ज़्यादा हाईटेक सेंटर्स है। और 2019 में ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स के हिसाब से इजराइल दुनिया का 5वां इनोवेटिव देश माना गया। इजराइल साइंस और टेक्नोलॉजी में और तरक्की करने के लिए जीडीपी का लगभग 4.3% हिस्सा R&D पर खर्च करता है। इसलिए आज इजराइल ने खुद की स्पेस और एविएशन इंडस्ट्री विकसित की। इजराइल R&D में जाने वाला 30% हिस्सा अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को विकसित करने में खर्चता है, और ऐसा ज़रूरी भी है क्योंकि अरब पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध न होने की वजह से डिफेंस को मजबूत करना ज़रूरी भी है। इजराइल अपने देश में ड्रोन, मिसाइल, रोबोट, सैटेलाइट, आर्टिलरी और बहुत सारे हथियार सिर्फ बनाता ही नहीं, उन्हें एक्सपोर्ट भी करता है। 2020 में इजराइल दुनिया का 8वां बड़ा डिफेंस सप्लायर था। अपने बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम, साइंस और टेक्नोलॉजी के बदौलत आज इजराइल की अर्थव्यवस्था $387 बिलियन है, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज़्यादा है, और पर कैपिटा के हिसाब से कतर को छोड़कर किसी भी मुस्लिम देश की तुलना से ज़्यादा है। पैसा होने के बावजूद भी अरब देश इजराइल जितनी तरक्की क्यों नहीं कर पाए, और इसका जवाब छिपा है दोनों देशों के कल्चर में। दुनिया भर के यहूदी भले ही दुनिया के किसी भी कोने में बसे हो, उन सभी में एक समानता जरूर है कि वह सभी एजुकेशन को जोड़ देते हैं। ये उनके कल्चर का हिस्सा है। ऐसा इसलिए है कि पुराने समय से दुनिया भर में यहूदियों के साथ काफ़ी अत्याचार और भेदभाव होता आया है। यूरोप में मध्यकाल के दौरान यहूदियों को ना तो ज़मीन खरीदने की इजाज़त थी, ना तो कहीं खेती करने की। इसलिए ज़्यादा कोई अवसर ना होने की वजह से तब से यहूदी अपना जीवन बसर करने के लिए मजबूरन दूसरे क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि वाइट कॉलर प्रोफेशन जैसे कि मर्चेंट ट्रेडिंग, साइंस, मेडिसिन, लॉ, अकाउंटेंसी और मनी लेंडिंग करने लग गए। और ये सभी क्षेत्रों में माहिर होने के लिए यहूदियों ने हायर वर्बल, मैथमेटिकल और साइंटिफिक नॉलेज हासिल की। तब से ये उनके कल्चर का हिस्सा बन गया है। लंबे समय से बहुत ज़्यादा अत्याचार की वजह से यहूदी वक्त के साथ एक दूसरे से जुड़ते गए, और दूसरी तरफ अरब क्षेत्र में प्रभाव बनाने के लिए आपस में बटे हुए हैं। उनकी लीडरशिप में भी काफ़ी कमी देखी गई। ज़्यादातर अरब लीडर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जानबूझकर अपनी जनता और आर्मी को कमज़ोर बनाए रखा है, ताकि उनके खुद के लोग और आर्मी तख्ता पलट ना कर सके। और ये लाजमी है क्योंकि ज़्यादातर अरब लीडर खुद तख्ता पलट करके सत्ता में आए थे। अपनी खराब लीडरशिप के चलते देश में ज़्यादा तरक्की नहीं हुई,
और दूसरी तरफ इसराइल में सत्ता स्थिर होने की वजह से आज वह मजबूत देश बनता गया। लंबे समय से अपने एजुकेशन सिस्टम को प्राथमिकता न देने की वजह से आज जीसीसी में सबसे बड़े देश सऊदी अरेबिया बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी साइंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कुछ खास तरक्की नहीं कर पाया। इसलिए आज सऊदी अरेबिया टेक्नोलॉजी और ज़्यादातर हथियारों के लिए अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर है। हाल ही में यूएई ने मार्स मिशन भेजा, वो भी दूसरे देशों से आए साइंटिस्ट के सहारे। इसका मतलब यह नहीं कि अरब यहूदियों की तरह होशियार नहीं थे। वास्तव में मध्यकाल में गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के दौरान अरबियों ने मैथमेटिक्स, विज्ञान, आर्ट्स और लिटरेचर में काफ़ी प्रगति की। यदि अरबों ने इन मध्यकालीन संस्कृतियों को दोबारा अपनाना शुरू कर दिया तो वे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि अब अरब देश भी एजुकेशन पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। इस वक्त सऊदी अरेबिया अपनी जीडीपी का कुल 7% इसराइल के बराबर का हिस्सा एजुकेशन पर खर्च कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में सऊदी अरेबिया ने भी अपने देश में बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ बना रखी है, जिसमें अमेरिका से आए प्रोफेसर पढ़ाते हैं और साथ ही साथ सऊदी सरकार अपने स्टूडेंट्स को दूसरे देशों में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। सऊदी अरेबिया दूसरे देशों के साथ बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्च में कोलैबोरेट कर रहा है। सऊदी अरेबिया रिसर्च और साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी के मामले में इसराइल के बाद मिडिल ईस्ट में दूसरा बड़ा देश बन गया है।